हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वसा, फैट। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वसा को। ठीक है, वसा में संतृप्त वसा क्या रहेगा, असंतृप्त क्या रहेगा, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड याद करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करें जल्दी जल्दी। वसा की बात करें तो आपने जब पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट तो वहां पर आप लोगों ने याद किया था कि उसमें CHO होता है। उसी प्रकार से वसा भी क्या करेगा, उसमें भी होता है CHO, और उसका काम भी वही रहेगा जो कार्बोहाइड्रेट का होता है, वो रहेगा आपका शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, यहां पर वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है, इससे हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसके बाद में सामान्यतः एक वयस्क शरीर को 20 से 30% ऊर्जा वसा या फैट से मिलती है। इसके बाद में वसा का ऑक्सीकरण एवं ऊर्जा संबंध क्या होता है वो देख लें। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी अगर कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से। तो आगे बढ़ें। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अगर आया कि बताइए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हुआ, 1 ग्राम वसा का हुआ, एक किसी और का हुआ, तो बताओ सबसे ज्यादा किसमें होगा ऊर्जा। तो हम याद करेंगे सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलेगी हमको 9.3 किलो कैलोरी, और वो मिलेगी आपको वसा से या फैट से। अगर बात किया जाए यहां पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, यहां पे कार्ब्स में कितना होता है तो हम बोलेंगे लगभग 4.2 किलो कैलोरी। इधर 4.2 उधर 9.3, 9.3 को आप कर लो 9.2 याद करने के लिए। 9.3 एक्चुअल में होता है, लेकिन 4 2 9 2 इस तरीके से आप याद करोगे तो आसानी रहेगी। यहां पर 4 2, यहां पे 9 2, 9 2 4 2 में रिलेशन अगर पूछे तो लगभग दोगुना कार्बोहाइड्रेट से लगभग दोगुना ऊर्जा किसमें मिलेगी, फैट में मिलेगी या वसा में मिलेगी। आगे बात करें, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के ऑक्सीकरण से लगभग दोगुनी ऊर्जा मुक्त होती है, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बात करें, वसा का ऑक्सीकरण होने के बाद ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल निर्मित होते हैं, जो लसिका ऊतकों द्वारा वसा ऊतकों से संचित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि वसा का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, तो यहां पर बनेंगे वसी अम्ल और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। या इसको उल्टा बोल सकते हैं कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे वसा बनेगा। ठीक है, वसा, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल। आगे, यह जल में पूर्णतः अघुलनशील है। मतलब वसा की बात करें या फैट की बात करें, आपने देखा होगा घी की बात करो, घी को रिलेट करना इससे, वसा से, फैट से रिलेट करना आप लोग, ये जो रहेगा पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है, लेकिन कार्बनिक अम्लों में यह रहेगा घुलनशील। आगे, इसके बाद आपको पढ़ना है वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर ठोस अवस्था में होती है। लगभग 20 पे ठोस में रहेगा, 20 से जैसे आगे बढ़ा, ज्यादा हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। परंतु ये यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में है तो इन्हें तेल कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऑयल बोलेंगे। ठीक है, वसा निर्माण की बात करें तो यहां पर वसा का निर्माण किससे हो जाएगा, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल। अभी बताया मैंने आपको, ग्लिसरॉल वसी अम्ल की बात करें तो यहां पर वसा को ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है, अर्थात रासायनिक रूप से वसा ग्लिसरॉल का एक अणु, यहां पर जो रहेगा ग्लिसरॉल, साथ में रहेगा वसी अम्ल। ग्लिसरॉल का रहेगा एक अणु और वसी अम्ल के रहेंगे 3 अणु। आपको ये याद करना है। वसा के निर्माण में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल रहता तो है, लेकिन कितना रेशो रहेगा वो आपको याद करना है। तो यहां पर ग्लिसरॉल, बहुत लंबा नाम है ग्लिसरॉल, तो ये एक ही काफी है। लेकिन बात करें वसी अम्ल, छोटा सा नाम है, तो इसमें 3 लगेंगे, ग्लिसरॉल एक, वसी अम्ल छोटा। आगे बात करें, इसके बाद आपको याद करना है वसा, वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा, वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है, तो हम बोलेंगे एस्टर बॉन्ड होता है। वसा में कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, एस्टर। और अगर पूछा जाए कि बताओ प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो प्रोटीन में रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड। आगे, वसा की बात करें तो वसा को उनके स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है।
एक वनस्पति एक वसा जो जंतु से मिलेगी उसे जंतु वसा कहेंगे, और एक वसा जो वनस्पति या वेजिटेबल से मिलेगी उसे बोलेंगे हम वनस्पति वसा। जंतु वसा, वनस्पति वसा। अब आप लोग रिलेट करो, जंतु वसा और एक आपको रिलेट करना है वनस्पति वसा। जंतु वसा में क्या आएगा, वे सारी वसा की बात करें तो वो जो जंतुओं से मिलेगी वो जंतु वसा कहलाएगी। तो बात करें दूध, और दूध के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे के सारे वो किस में आएगा, जंतु वसा में आएगा। साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, मछली का तेल आ जाएगा। आगे अगर पूछे वनस्पति वसा में क्या आएगा, वनस्पति वसा में अगर पूछे तो आपको बनना चाहिए, तो यहां पर वनस्पति से सारे वनस्पति ऑयल, साथ में यहां पर नारियल तेल, ताड़ का तेल। आपको ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखवाए हैं कि ये आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको याद करना है कि मोस्टली जंतु वसा होती है संतृप्त वसा, और वनस्पति वसा होती है असंतृप्त वसा। आगे बताऊंगा संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है। अभी आप इसको रिलेट कर लो। संतृप्त मतलब होता है सैचुरेटेड, और असंतृप्त की बात करें तो यह हो जाएगा अनसैचुरेटेड। जंतु वसा में जंतुओं से प्राप्त सारे के सारे पदार्थ, साथ में मछली का तेल। वनस्पति वसा में वनस्पतियों का जो तेल रहेगा वो रहेगा, साथ में नारियल तेल रहेगा और ताड़ का तेल, ठीक है। जंतु वसा मोस्टली अगर पूछे जाएं तो उसमें किसको रिलेट करेगा, वो करेगा संतृप्त वसा, सैचुरेटेड को। वनस्पति वसा की बात करें तो यहां पर क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। आगे बताता हूं मैं आपको पूरा डिटेल। अब यहां पर आप लोग याद करिए, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। वसा के प्रकार, जंतु वसा दूध, पनीर, अंडा, मछली में पाया जाता है, बराबर रहेगा। वनस्पति वसा वनस्पति तेल में उपलब्ध होता है। वनस्पति का तेल अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी इत्यादि, ठीक है। इसके बाद में यहां ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस को वनस्पति तेलों से मिलाकर वनस्पति घी तैयार किया जाता है। यहां पर बोलेंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है। यहां पर जो उत्प्रेरक होता है वो रहेगा निकिल उत्प्रेरक रहेगा। और ये जो प्रोसेस कहलाएगी, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोसेस का नाम बताओ, ये क्या है। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि बताओ उत्प्रेरक का नाम बताओ। तो यहाँ पे उत्प्रेरक का नाम रहेगा निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे। वसा अम्ल की उपस्थिति के आधार पर वसा दो प्रकार की होती है। वसा अम्ल के आधार पर वसा दो प्रकार की रहेगी। अगर स्रोत की बात करें तो भी दो रहेगा, वनस्पति और जंतु। और अगर बात करें कि वसा अम्ल के आधार पर तो वो भी दो रहेगा, वो रहेगा संतृप्त, असंतृप्त, वो रहेगा संतृप्त। एक बार और माइंड में बिठा लो, लिंक करते चलो चीजों को। संतृप्त जो रहेगा वो होता है हानिकारक, असंतृप्त जो रहेगा वो रहेगा अच्छा, लाभदायक। संतृप्त वसा हानिकारक होती है, असंतृप्त वसा लाभदायक, असंतृप्त वसा लाभदायक होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और पढ़ो। असंतृप्त वसा मछली के तेल, वनस्पति तेल में मिलते हैं। सूरजमुखी वनस्पति तेल में पर्टिकुलर वनस्पति तेल आएगा। सूरजमुखी, सरसों आदि के तेल में असंतृप्त वसा की मात्रा होती है, इसीलिए चिकित्सक हृदय रोगियों को इसके उपभोग की सलाह देते हैं। मनुष्यों को असंतृप्त वसीय अम्लों से युक्त पादप वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तो आपको याद करना है एज इट इज, असंतृप्त जो रहेगा, अनसैचुरेटेड जो रहेगा वो हमारे लिए लाभदायक रहेगा। जो मिलता कहाँ से है, जो मिलता है वनस्पति से मिलता है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, यहां पर एक अपवाद है जो आपको सामने लिखा है। मछली का तेल ये एक प्रकार का जंतु वसा में आता है, लेकिन ये जंतु वसा में आने के बाद भी ये किस में आ रहा है, असंतृप्त वसा में। इसीलिए मैंने एग्जांपल बताया था इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब बात करें आगे संतृप्त वसा की,
तो यहां पर सैचुरेटेड की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, नारियल तेल, ताड़ का तेल। अधिकतर संतृप्त वसा जंतु वसा में होती है। संतृप्त किस में रहेगा, जंतु वसा में रहेगा। यहां पर बहुत सामान्य ताप पर यह ठोस होता है, उदाहरण मक्खन, घी, पनीर, दूध, ये वाली चीजें। मनुष्य के आहार में मक्खन, घी जैसे संतृप्त वसा की मात्रा कम होना चाहिए। यहां पर ये जो चीज पढ़ते हो तो थोड़ा सा अचंबा होता है कि मतलब ये क्या बोल रहे हो सर, ठीक है। तो यहां पर आप याद करना कि आपने शायद श्लोक पढ़ा होगा, अति सर्वर्त वर्जित, ठीक है। मतलब अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है। तो यहां पर भी ये याद कर लेना कि हाँ, हमको जंतु वसा का उपभोग करना चाहिए, दूध से बने पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, लेकिन इसको अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतृप्त वसा आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होती है। कोलेस्ट्रॉल मतलब मोटापा, कोलेस्ट्रॉल मतलब आपकी जो धमनियां हैं उसके अंदर, ये जो धमनियां अगर हैं तो धमनियों में क्या हो जाएगा, यहां प्रकार इस प्रकार से फैट, यहां पर क्या हो जाएगा, ये फैट जमा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि यहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए था सही तरीके से, वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। अब आप यहां पर सोचो, अगर यहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, यहां पर अगर मान लो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये जो यहां पर अवरोध आया है, इस अवरोध के कारण ब्लड का प्रेशर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ब्लड का प्रेशर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा यहां पर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, यहां पर अगर एरिया अगर आपने कम किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने अगर साइंस पढ़ा हो तो यहां एरिया और वेलोसिटी जो रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। आपने अलग अलग नियम पढ़े होंगे, बर्नौली का प्रमेय अलग पढ़ा होगा, सातत्य समीकरण अलग पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एरिया वेलोसिटी का रेशो दिया है सातत्य समीकरण में, एरिया वेलोसिटी के रहेगा व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे हार्ट अटैक का चांसेस हो जाता है, ठीक है। कम उम्र में हार्ट अटैक का चांसेस कारण यही होता है कि यहाँ पर जो धमनियां हैं, धमनियों में क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम लोग याद करेंगे कि जो असंतृप्त वसा होता है वो अच्छा होता है, जिसमें अपवाद है मछली का तेल, वो भी अच्छा होता है क्योंकि वो जंतु वसा है लेकिन असंतृप्त में आएगा। अगर बात करें संतृप्त की बात करें तो संतृप्त होता है हमारे लिए हानिकारक होता है, जो जंतु वसा में होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है, इसमें अपवाद है नारियल का तेल, ताल का तेल। नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये दोनों के दोनों वनस्पति वसा है, लेकिन ये किस में आता है, संतृप्त में। नारियल के तेल को आपने यूज किया होगा, ठंडी के दिन चल रहे हैं, आपने बचपन में यूज किया होगा बालों पर, सुबह सुबह तो उसको लगा लो, ठंडी अगर पड़ गई तो यहां पर जो बाल रहेंगे वो बाल पूरे के पूरे सफेद हो जाएंगे, जम जाएगा तेल वहां पर, ठीक है। और जैसे ही अगर मान लो धूप आई, वो जो तेल रहेगा यहां से लेके पूरा शरीर तेल तेल हो जाएगा, पूरा चेहरा जो रहेगा वो तेल तेल रहेगा, ठीक है। तो ये हम रिलेट करें कि नारियल का तेल एक प्रकार का संतृप्त वसा में आता है, ये हमारे लिए हानिकारक है, तो वो जम जाता है, वो जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारी धमनियों में ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ें, जिससे धमनियों में अवरोध, एथेरोस्क्लेरोसिस। यहां पर ये जो बीमारी है इसका नाम रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस। आपने अगर सुना हो नाम कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, वहां पे धमनी में अवरोध हुआ है, तो वहां पे बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और साथ में होता है हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नोट, भोजन में संतृप्त वसा की उपस्थिति की अधिकता से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग किससे संबंधित है। तो हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना या फैट का ज्यादा हो जाना या संतृप्त वसा का बढ़ जाना। वसा के कार्य की बात करें तो वसा का कार्य, वसा हमारे लिए लाभदायक भी है। कैसे, यह त्वचा के नीचे जमा होगा शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकता है। अगला, यह फास्फोलिपिड प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख घटक होता है। साबुनीकरण की बात करें तो कास्टिक क्षारों के साथ मिलकर साबुन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है। आगे, वसा के स्रोत, वसा किससे मिलते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। दूध, मांस, मछली, मूंगफली, तेल, कुसुम का तेल आदि से वसा मिलते हैं। वसा की कमी से होने वाले रोग क्या हो जाएंगे वो देख लो। मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा,
वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, जिससे हृदय संबंधित रोग, उच्च रक्तचाप इत्यादि हो जाता है। इसमें बीमारी का नाम रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस। संतृप्त वसा, जंतु वसा के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा धमनी के आंतरिक सतह पर जम जाती है, जिससे हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बढ़े। दूसरा जो बीमारी रहेगा वो रहेगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और अगला जो रहेगा एंजाइना पेक्टोरस। नाम तीनों का याद होना चाहिए आपको। पहला जो रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकेंड आपने यहां पे पढ़ा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, अगला ये पढ़ा एंजाइना पेक्टोरिस। ये तीनों को एज इट इज याद करना है। वसा की अधिकता से होने वाले रोग रहेंगे। यहां पर आप याद करो, एथेरोस्क्लेरोसिस में आपने देखा कि धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव। अब याद करो इसको, तीसरे वाले को, कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल के जमाव से हृदय अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, परंतु कम ऑक्सीजन की सप्लाई से हृदय की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। तो हम सीधे याद करेंगे कि यहां पर भी सेम टू सेम है, बस यहां पर क्या हो गया है कि पर्टिकुलर धमनी का नाम बता दिया है, जिसका नाम रहेगा कोरोनरी धमनी। तो हम बोलेंगे कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव से बीमारी होने वाली रहेगी, जिसका नाम रहेगा एंजाइना पेक्टोरस। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये कोरोनरी धमनी क्या होती है? तो आपको ये तो पता होगा पहले से कि धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को लेके जाना, शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेके जाना धमनी का काम रहेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोरोनरी धमनी की बात करें तो यहां पर आप रिलेट करना, हार्ट की बात करें तो हार्ट को ब्लड का सप्लाई कौन करता है? हार्ट का जो पोषण, भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो वो रहेगा धमनी का नाम, जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। और कोरोनरी धमनी में अगर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो गया तो वो जो रोग कहलाएगा वो कहलाएगा आपका एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस। वापस जाएं। इसके बाद में यहां पर ये रहा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को रिलेट करना आर्टरी, आर्टरी मतलब धमनी होता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब पढ़ो इसको, इसे धमनी का कड़ा हो जाना रोग के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम के अधिक सेवन से धमनियां कठोर हो जाती है। तो जैसे ही आपको याद आया आर्टीरियोस्क्लेरोसिस तो आप बोलेंगे आर्टरी मतलब धमनी, धमनी का कड़ा हो जाना। और कड़ा होने का कारण क्या रहेगा? कैल्शियम की अधिक मात्रा का बढ़ जाना। आगे, इसके बाद आगे बढ़े। डन। तो वसा हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेंगे। वसा में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। यहाँ पर वसा की बात करें दो प्रकार की रहेगी। जो अगर बात करें जंतु वसा, वनस्पति वसा। जंतु मतलब जंतु से प्राप्त, वनस्पति मतलब वनस्पति से प्राप्त। जंतु में हम लोगों ने याद किया मछली का तेल को अलग कर लो, वनस्पति में सूरजमुखी का तेल, वनस्पति में आपको नारियल का तेल और ताड़ का तेल अलग कर लेना है। फिर हम लोगों ने याद किया कि वसीय अम्ल के आधार पर दो भाग है, संतृप्त रहेगा, असंतृप्त रहेगा। संतृप्त जो रहेगा हमारे लिए हानिकारक रहेगा, असंतृप्त जो रहेगा वो हमारे लिए लाभदायक रहेगा। संतृप्त की बात करें तो संतृप्त होता किसमें है? तो संतृप्त हो जाएगा जंतु वसा में मोस्टली, जिसमें आपका एक अपवाद है जिसका नाम रहेगा संतृप्त में। बताइए। तो संतृप्त में रहेगा नारियल का तेल, ताड़ का तेल। असंतृप्त की बात करें जो हमारे लिए लाभदायक रहेगा, उसमें पूरी की पूरी वनस्पति वसा रहेगी, लेकिन इसमें जो रहेगा अपवाद की बात करें तो इसमें रहेगा मछली का तेल। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरस, तीनों की तीनों बीमारी कारण क्या रहेगा? मतलब धमनी से रिलेटेड है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और यहाँ पर इसमें क्या आ जाए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाने के कारण ये तीनों के तीनों रोग हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लल्लन टॉप वाला चैनल हमारा आ गया है, ये गलती से हो गया, ठीक है। हमारा दोनों चैनल लल्लन टॉप, एम्पेरिकल दोनों साथ में रहेगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो भी अगर इस पर अगर आप देखना चाहो तो लल्लन टॉप एसएससी रेलवे पर देख सकते हैं, और साथ में एम्पेरिकल पर भी रेगुलर क्लासेस आने वाली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।